Hello, student. I hope you are all fine and in good health. As you know that this is Dr. R.D. Misra, and today I shall explain the second lesson, the Russian Revolution of your history, second chapter, Socialism in Europe and Russian Revolution. Today we shall discuss about the topic of this lesson, the Russian Empire in 1914, economy and society, and socialism in Russia. So let's start our today's topic. But before starting our topic, we shall discuss about the overview of this lesson. रशियन रेवोल्यूशन, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वह यूरोप में काफी तेजी के साथ फैल रही थी और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग भी निचले तबके से लेकर ऊपरी तक हाई क्लास के लोग भी आ गए थे और धीरे धीरे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी काफी तेजी से फैल रही थी और इसके लीडर भी काफी पावरफुल हो रहे थे। यूरोप में कानून बनाने या फिर पार्लियामेंट में इनका काफी जो है रोल होता था, बट गवर्नमेंट अभी भी रेडिकल, लिबरल या फिर कंजर्वेटिव की ही बनती थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर था उसमें भाग रही यूरोप की कंट्रियों में एक पिछड़ी कंट्री थी रूस। उस समय रूस एक पिछड़ी कंट्री थी। यहां पर इस व्यवस्था के उलट कार्य था, यानी यहां पर सोशलिज्म आइडियोलॉजी इन सबसे पहले आई और इसकी गवर्नमेंट भी बनी। रूस में दो रेवोल्यूशन हुए, एक फरवरी 1917, नोट डाउन, फरवरी 1917 जिसको फरवरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं, और एक अक्टूबर 1917 जिसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। फरवरी रेवोल्यूशन में मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया और डेमोक्रेटिकल सिस्टम आ गया, और इसी तरह अक्टूबर रेवोल्यूशन में वहां पर पूरी तरह से सोशलिज्म आइडियोलॉजी के मानने वाले लोगों का रूस में अधिकार हो गया, यानी उनकी गवर्नमेंट हो गई। बट ये कैसे हुआ और यहां की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ को सोशलिज्म आइडियोलॉजी ने कैसे जो है चेंज किया, इसको हम समझने के लिए पहले हम चलेंगे इस रेवोल्यूशन से पहले जो है रूस की हालात कैसे थी, रूस की स्थिति कैसी थी। तो चलते हैं रूस की हालात को समझने किसके इन रेवोल्यूशन से पहले। इसके लिए हमें अपने बुक पे चलना होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स योर बुक। (1914) में रसिया और इसके पूरे एम्पायर पे, यानी इसके पूरे साम्राज्य पे जार निकोलस सेकंड का शासन था। यानी रसिया और उसके पूरे एम्पायर पे जार निकोलस सेकंड रूल कर रहा था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले जितने भी एरिया थे, जैसे फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस, जहां पर इस समय काफी रेवोल्यूशन हो रहा है, ये इसके सारे हिस्से जो थे वो रूसी एम्पायर के हिस्से थे, रूसी एम्पायर के ही पार्ट थे ये सारे। यह जो इसका जो एम्पायर था जार निकोलस का, वो पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ था। आज का जो मिडिल एशिया है उसके राज्यों में जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान इसी एम्पायर के अंतर्गत आते थे। अब रूस की जब रिलीजन की बात करें तो रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी एक शाखा थी
ब्रांच था रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इसको मानने वाले जो लोग थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस एम्पायर के तहत रहने वाले लोगों में कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी शामिल थे। तो ये है रूसी एम्पायर 1914 में। अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 20th सेंचुरी की जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग थी, उसमें रूस की जो पॉपुलेशन थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। रूसी जो एम्पायर थी, नोट डाउन, रूसी एम्पायर की लगभग 85% पॉपुलेशन जो है अपनी लिविंगहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। 85%। यूरोप के किसी भी देश में जो है एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेबल पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जो एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंड हो। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में जो खेती पे डिपेंड जो पॉपुलेशन थी वो 40 से 50% से के अप्रोक्सीमेट थी। रूसी एम्पायर के जो फार्मर थे वो जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी, मार्केट के लिए भी अपना जो है पैदावार करते थे, और इसीलिए रूस जो था वो शेरल्स का, अनाज का एक बहुत बड़ा जो है एक्सपोर्टर था, यानी निर्यातक था। ठीक है। यहां पर इंडस्ट्रियां बहुत कम थी, जैसा कि शुरू में ही बता चुके हैं कि थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे था, तो इंडस्ट्रियां बहुत कम थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दो ऐसे जो जगह थे जो इंडस्ट्रियल इलाके माने जाते थे। हालांकि ज्यादातर जो प्रोडक्शन था वो आर्टिस्ट ही करते थे, यानी कारीगर ही करते थे। ज्यादा जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन ज्यादा जो प्रोडक्शन था वह जो है कारीगर ही करते थे। और जो तो ज्यादा जो प्रोडक्शन था वो क्राफ्टमैन ही करते थे, यानी कारीगर ही करते थे। लेकिन इनके वर्कशॉप के साथ साथ जो है वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी मौजूद थी। बहुत सारे जो फैक्ट्रियां 18-19 के 10th में वहां चालू हो गई थी। और जब रूस में जो है रेल नेटवर्क आया, यानी रेल नेटवर्क फैलाया जा रहा था, उस समय रूसी जो इंडस्ट्रियां हैं उसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन सब के चलते जो है सालों में रूस में जो कोयले का कोल जो प्रोडक्शन था वो कुछ ही सालों में जो है दुगुना हो गया, और स्टील जो प्रोडक्शन था उसमें 4 गुना वृद्धि हुई, यानी 4 गुना बढ़ गया। 1900 तक कुछ इलाकों में जो है क्राफ्टमैन्स और जो फैक्ट्री मजदूर थे उनकी संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। 1900 तक यानी 1900 तक रूस के कुछ इलाकों में जो है आर्टिस्ट, क्राफ्ट जो मैन थे और फैक्ट्री वर्कर्स थे, उन दोनों की अगर हम नंबर्स काउंट करें तो दोनों की नंबर लगभग बराबर हो चुकी थी। ज्यादातर जो फैक्ट्रियां थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। मजदूरों को जो पेमेंट मिलता था वो बहुत ही कम था, और काम के जो घंटे थे कि कितने घंटे काम करना है, इस बात पर ध्यान रखने के लिए कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं था जो इन फैक्ट्रियों पर नजर रखे। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। जो कारीगर थे उनको वर्कशॉप में 15 घंटे तक काम करना पड़ जाता था, जबकि कारखानों में जो फैक्ट्रियों में मजदूर थे उनको 10 से 12 घंटे काम करना होता था। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक की सारी व्यवस्थाएं मौजूद थी। अगर सोशल लेवल पर देखें तो मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर जो है अभी भी अपने गांव से अपना रिलेशन जोड़े हुए थे, और बहुत सारे मजदूर जो है
अस्थायी रूप से आकर शहरों में बस चुके थे। उनके बीच अगर एबिलिटी माने और स्किल माने तो उसमें भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक जो है मेटल लेबर कहता था कि जो मेटल लेबर हैं वो खुद को अपने को साहब मानते हैं, हेड मानते हैं। उनके काम में ज्यादा जो है स्किल की जरूरत होती है और इसलिए वो अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। 1914 में जो फैक्ट्री मजदूर थे उसमें औरतों की संख्या यानी वीमेन की संख्या 31% थी, लेकिन उनको पुरुष जो मजदूर थे यानी मेल जो लेबर थे उनके मुकाबले कम वेतन मिलता था। लगभग आधा समझ लीजिए या 3/4 समझ लीजिए। मजदूरों के बीच जो फासला था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उनके पहनावे और उनके व्यवहार में भी दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूर जो थे, लेबर थे, वो बेरोजगारी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए थे, लेकिन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हमको रूस में कम ही दिखते हैं। इन सारे डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद अगर फैक्ट्री किसी भी लेबर को बिना किसी कारण के निकाल देती थी तो मजदूर एकजुट होकर जो है स्ट्राइक भी करने लगते थे। ऐसी कुछ स्ट्राइक जो है मेंशन है, जिसमें 1896 से 1897 के बीच में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें मजदूरों ने स्ट्राइक किया, और 1902 में जो मेटल इंडस्ट्री थी ऐसमें भी कई जो है स्ट्राइक जो है आयोजित की गई थी। अब बात करेंगे कंट्री साइड की। कंट्री साइड की ज्यादा जमीन पर जो है किसान ही खेती करते थे, लेकिन जो ज्यादा संपत्तियां थी वो सामंत के या फिर राजाओं के या फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च यानी पादरी का ज्यादा कब्जा था, उसी फ्रांस की तरह। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ाई है। लेबर्स की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत जो है रिलीजियस नेचर के थे। अगर एक दो एक्सेप्शन या अपवाद को छोड़ दिया जाए तो वो नवाबों और सामंतों का एकदम सम्मान नहीं करते थे। ये बड़ा नोटेड पॉइंट है कि वो नवाबों और सामंतों का एकदम सम्मान नहीं करते थे। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। नवाब और सामंत जिनको गवर्नमेंट की तरफ से, राजा की तरफ से काफी पावर मिला हुआ था, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार जो निकोलस जार था उसके प्रति उनकी जो चापलूसी थी, उनकी प्रति जो निष्ठा थी और सर्विस थी, उसकी वजह से उन्हें पावर मिली थी। यहाँ की स्थिति जो है फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर अगर फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के देखें तो किसान केवल नवाबों का सम्मान करते थे, यानी अपने हेड का सम्मान करते थे, और उन्होंने अपने जो है हेड को बचाने के लिए लड़ाइयां भी लड़ी थी। इसके विपरीत रूस के जो किसान चाहते थे कि जो बड़े लैंडलॉर्ड थे उनकी जमीन छीन कर किसानों को बांट दी जाए। हालांकि वो लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह पर तो लैंडलॉर्ड्स की वो हत्या भी कर चुके थे। 1902 में अगर हम साउथ रूस की बात करें तो ऐसी घटनाएं बड़ी पैमाने पे हुई। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी जहां पे लैंडलॉर्ड की वो मर्डर करते थे। कौन? किसान। अब जो रशियन फार्मर थे वो अगर यूरोप के बाकी अगर फार्मर के मुकाबले इस लिहाज से काफी भिन्न थे। यहाँ के जो किसान थे वो समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून मतलब मीर होता था उसको सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक जो है फैमिली को जरूरत के हिसाब से जमीन बांटता था। तो उनका सबसे रिस्पेक्टेबल जो पर्सन था वो लैंडलॉर्ड नहीं था बल्कि कम्यून था, जिसको हम मीर बोलते हैं। तो ये था टॉपिक इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब हम नेक्स्ट, सोशलिज्म इन रूस। तो 1914 से पहले रूस में पॉलिटिकल पार्टियां रखना जो है गैर कानूनी था, यानी लीगल नहीं था। मार्क्स के जो आइडियोलॉजी थी उसको मानने वाले जितने भी सोशलिस्ट थे उन्होंने 1898 में
1898 में 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। गवर्नमेंट का जो एक्सप्लोटेशन था, इस कारण इस पार्टी को जो है गैर कानूनी यानी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करना पड़ता था। यह पार्टी एक पेपर निकालती थी, न्यूज पेपर निकालती थी, और इन्होंने क्या किया, सारे लेबर्स को ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया, और कई जगह पर स्ट्राइक आदि कार्यक्रम ये लोग जो है ऑर्गेनाइज किए। कुछ जो रूसी सोशलिस्ट थे या रशियन जो सोशलिस्ट थे, वो रूसी जो फार्मर थे, जिस तरह से वो जमीन को बांटते थे, उससे पता चलता था कि वो स्वाभाविक रूप से जो है सोशलिज्म की भावना वाले ही लोग थे। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही जो है रेगुलेशन ला सकते हैं, और रशिया में अगर सोशलिज्म रेगुलेशन लाया जाए तो मेन रूप से पावर ऑफ सोर्स क्या बनेंगे, वो फार्मर ही बनेंगे, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड से डरते नहीं थे। वो अपना कम्यून से अपना जो है क्या कोऑपरेटिव सिस्टम के थ्रू जो है अपनी जमीन को चलाते थे। तो उनमें जो है जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो उनमें दिखती थी। 19वीं सेंचुरी के अगर लास्ट में देखें तो रूस के जो कंट्री साइड इलाका था उसमें सोशलिज्म जो को मानने वाले जो लीडर्स थे वो काफी सक्रिय थे। 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई, नोट डाउन। इस पार्टी ने किसानों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया, और मांग की कि जो सामंत हैं, जो फेडरल हैं, उनके कब्जे वाली जमीन जो है किसानों को सौंप दी जाए। किसान के जो क्वेश्चन है उस पर सोशल डेमोक्रेटिक खेमा जो था वो समाजवादी जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे उनसे सहमत नहीं था। इसमें एक लेनिन थे, उनका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, किसान भी आपस में बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट हैं जो अपने नौकरों से खेती करवाते हैं। यहां पर एक बात कहूंगा, इस तरह से किसान भी आपस में इंडिया में भी बटे हैं। बहुत सारे किसान गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ किसान जो है गर्मी के सीजन में शहरों में मजदूरी करने चले जाते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास बहुत ज्यादा जो है जमीन है, जो अपने कभी खेतों में नहीं जाते और नौकरों से खेती करवाते हैं। इन सारे जो डिफरेंसेस थे, ये इससे लगता था कि किसान जो है सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते थे। तो लेनिन की ये विचारधारा बड़ी सही थी। अब स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी पर भी जो है क्या था, पार्टी की जो थिंकिंग थी वो डिवाइडेड थी, यानी उनके बीच में काफी डिवाइडेशन था, यानी मतभेद था। उसमें पार्टी जो थी, सोशलिज्म जो पार्टी थी वो दो पार्ट में बटी थी, एक था बोल्शेविक और दूसरा था मेंशेविक। बोल्शेविक को के हेड थे व्लादिमीर लेनिन। वो मानते थे कि जो किंग है जार निकोलस, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो रूस है और रूस का जो समाज है उसमें पार्टी जो है काफी जो है अनुशासित होनी चाहिए, यानी पार्टी में काफी जो है अनुशासन होना चाहिए। दूसरा जो था मेंशेविक, उसमें ये मानता था कि पार्टी में सभी लोगों को मेंबरशिप देना चाहिए और पार्टी में सारे लोगों को अपने हिसाब से काम करने की छूट होनी चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।